नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस समय मैं देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल प्रधानमंत्री सीजीआई के घर गए, जिसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है सियासी रूप से भी, और लोग तरह तरह के प्रश्न कर रहे हैं कि न्यायपालिका में कितना भरोसा किया जाए, जजों पर कितना विश्वास किया जाए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। आइए इस मुद्दे पर, हॉट टॉपिक पर इनसे गुफ्तगू करते हैं, चर्चा करते हैं। सर, बहुत स्वागत आपका हमारे इस चैनल में। थैंक यू सर, आपने जब देखा कि प्रधानमंत्री सीजीआई के घर गए हैं गणेश पूजा में, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? हम तो पहली बार देख करके उनको शॉक्ड हो गए थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और हम लोग इतनी बड़ी बड़ी पिटीशन जो फाइल करते हैं उसमें ये उम्मीद पूरी तरीके से पूरे देश में अब यह साबित हो गया था कि अब बहुत ज़्यादा आशा करके अब यह नहीं करना चाहिए कोई भी केस को, क्योंकि अब मन में कई तरह की शंका और आशंकाएँ दोनों आ गई थी। और इसी के साथ में जब कोई प्रधानमंत्री का अगेंस्ट में, जैसे पैगासस हमने फाइल किया था, एंटी डिफेक्शन लॉ हमने फाइल किया था, इसके साथ में आप देखेंगे कि ये 4-5 ईवीएम को लेकर के, और इसके नेक्स्ट में आपने देखा ओमिक्रॉन आया बीच में, इसी के नेक्स्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड आया, इसके बाद में और बड़ी बड़ी पिटीशंस आई। उन सारी पिटीशंस में कहीं न कहीं पूरा देश और उसके साथ में उनकी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। जब इस तरह से दिखने लगे तो स्पष्टतया यह साबित हो गया कि अब बहुत ज़्यादा आशा करके पिटीशन नहीं फाइल करने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं मन में शंकाएँ आई, और पूरे देश के वकीलों को आई होगी, पूरे देश की जुडिशरी को भी आई होगी कि इन्हीं कारणों से जो ईवीएम का मैटर था, इन्हीं सारी चीज़ों के कारण से जो और देश की बड़ी बड़ी इलेक्टोरल बॉन्ड में अभी कन्विक्शन नहीं हो रहा है, वो मैटर था। इन्हीं कारणों से आपने देखा है कि भारत देश में जो और बड़ी पिटीशंस पड़ी हुई हैं, जो आप देखेंगे विभिन्न पार्टियों को सिंबल्स को लेकर के है, नॉमिनेशंस को लेकर के है, वो सारी पेंडेंसी है, और वह कहीं ना कहीं सारी की सारी फ्लैक्चुएट हो रही है। आप तो कह रहे हैं अविश्वास पैदा हो गया। देश की जनता फिर ऐसे में क्या सोचेगी? देश की जनता भी वही सोचेगी जो हम और आप सोच रहे हैं, और साथ ही साथ में जो देश की टीवी और मीडिया में दिख रहा है वही कहीं ना कहीं सब लोगों के मन में आएगा। और पहले सब लोग सोचते थे, अब तो स्पष्टतया जगजाहिर हो गया, और वो भी प्रधानमंत्री के हैंडल से हो रहा है। साथ ही उन्होंने सबसे पहले पूरी देश की मीडिया को दिखाया, और यह स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश को यह साबित कर दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरे देश की जनता के लिए नहीं है, वह कहीं न कहीं पूरी तरीके से भारत देश के प्रधानमंत्री, उनकी मिनिस्ट्री और उनकी सरकार से वो मिले हैं। सर, एक प्रश्न का जवाब अभी लोगों को नहीं मिल रहा है कि सीजीआई साहब ने पीएम को बुलाया या पीएम खुद चले गए, या फिर क्या हुआ ऐसा कि गणपति महोत्सव में या इस विशेष कार्यक्रम में सीजीआई के घर प्रधानमंत्री को जाना पड़ा? देखिए, इसमें दो बड़े कारण हैं। पहला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास या तो प्रधानमंत्री का फ़ोन आया होगा, या तो प्रधानमंत्री ने उनको फ़ोन किया होगा, पर कहीं न कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक्सेप्टेंस उसमें क्लियर था, तभी तो कोई आपके घर में आ सकता है, नहीं तो परमिशन नहीं देंगे तो नहीं आएगा। उनके घर जाना बहुत मुश्किल है। करेक्ट, हम तो गए हैं एक बार, पर आपसे मैं कहना चाहता हूं कि बिना उनके अंदर के एक्सेप्टेंस के आप अंदर एंट्री ही नहीं हो सकती है, चाहे प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति कोई क्यों ना हो। तो यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, यदि यह भी मैं मान लूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नहीं अलाउ किया तो प्रधानमंत्री ने किया होगा, है ना। प्रधानमंत्री वहां से चल के आए तो नो डाउट उनका कंसर्न था, और कंसर्न किसी और लोगों के घर में गणपति बाबा की पूजा हो रही थी, गणेश चतुर्थी की पूजा, गणेश की पूजा हो रही थी, तो महाराष्ट्र में कहीं जा सकते थे। बहुत सारी छोटी जगह रेहड़ी वाले हैं, उनके घर में जाके आप पूजा कर लेते। आप महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है इसलिए चीफ जस्टिस के पास गए, और दूसरा कारण उसका सबसे बड़ा वहाँ की वोट साधना था। तीसरा, इससे भी बड़ा जो प्रमुख कारण है वो ये है कि कहीं न कहीं जो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बड़ी पिटीशंस करंट गवर्नमेंट के स्कीम्स पुराने जो पड़े हुए हैं, उनको कहीं न कहीं हो सकता है, जो मेरे मन की शंकाएं हैं, वो गुफ्तगू करना हो सकता है, उस पर विशेष चर्चा करना हो सकता है। एक बड़ा इफेक्ट भी हुआ है। जैसे ही मिलके आए अगले दिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला, केजरीवाल साहब को जमानत। अब लोग कह रहे हैं भैया मोदी जी ने यही जमानत कराई है, हरियाणा में चुनाव प्रचार कराएंगे, बीजेपी को फायदा होगा। ये नैरेटिव कितना सही है? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि केजरीवाल का जो अभी बिल से बाहर आए हैं, वो कहीं न कहीं जो हरियाणा की पॉलिटिक्स है उसमें पूरा इन्फ्लुएंस करेंगे।
हर विधानसभा में 1000-2000 वोट काटेंगे, जिससे जहां पर इतने से कम वोटों का मार्जिन होगा वह पूरे विधानसभा में लड़ करके वो पूरा इन्फ्लुएंस करके कांग्रेस पार्टी या जो अभी करंट में बीजेपी है उसको बीजेपी को पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं अंदर से। और कांग्रेस सर बड़ी बात कह रहे हैं आप, केजरीवाल बनाने का अंदर काम कर से बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी को अंदर से जिताने का काम करेंगे और कांग्रेस को हराने का काम करेंगे। हरियाणा की मैंने बात किया है, ध्यान रखना आप, हरियाणा में ये इशू लागू होगा। इतनी सारी शर्तें लागू की हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया तुम दस्तखत नहीं करोगे, सीएमओ ऑफिस नहीं जाओगे, तो फिर ऐसे जमानत का क्या मतलब था? ऐसे जमानत का मतलब हरियाणा के चुनाव प्रचार है। हरियाणा में कांग्रेस को मतलब सरकार ना आने पाए, बीजेपी की सरकार बनाना है। और इसके साथ में बीजेपी का जो वहाँ पर नैरेटिव्स पब्लिक के बीच में है जो 10 से 15% वोटों को लेकर के है, उसमें सारी चीज़ों को लेकर के ये सारी चीज़ें की गई हैं। क्योंकि जो यह भी कहा गया है ऑर्डर में कहीं ना कहीं कि चीफ मिनिस्टर के दौरान पर रहते हुए वो किसी भी फाइल में सिग्नेचर नहीं करेंगे। तो जब आप सीएम के पद में रहते हुए कोई सिग्नेचर्स नहीं करोगे तो आप करोगे क्या? आप वहाँ चाय कॉफ़ी पी करके लौट आओगे और क्या? यानी दिल्ली में आप कुछ कर नहीं पाओगे। करने वाली बात है, जब पहली बार इन्हें जमानत मिली थी तब भी लोकसभा का चुनाव था और दिल्ली में सभी सीटें बीजेपी जीत गई। इसका कोई कनेक्शन है? मैंने आपको बोल दिया कि चुनाव में जिताने के लिए ही इनको निकाला गया है और चुनाव में जिताने के लिए ही इनको चुनाव प्रचार के लिए रखा गया है और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में चुनाव में इनका भरपूर उपयोग किया जाएगा। कांग्रेस देश में कैसे कमज़ोर हो जाए, विपक्ष पार्टी कैसे कमज़ोर हो जाए, इसके साथ में इंडिया अलायंस कैसे कमज़ोर हो जाए, ये सब चीज़ों को करने के लिए केजरीवाल को बाहर किया गया है। क्या लगता है हरियाणा में इस बार कितना प्रभाव है कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी इसका फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट बन रही है, पूरा देश देख रहा है। मतलब केजरीवाल इफेक्ट नहीं कर पाएंगे वोट में। देखो हर विधानसभा में 1500 वोट काटना एक अलग मुद्दा हो सकता है, उनके कैंडिडेट्स काटेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर यह है कि कितना इफेक्ट करेंगे अभी तो पहले कहना थोड़ा भविष्यवाणी जैसा होगा, पर सरकार कांग्रेस की बनेगी, यह सत्य है। सर मेन मुद्दे पे आएंगे कि न्यायपालिका में अभी भी लोगों का जो विश्वास है बहुत ज़्यादा है। लोगों की आखिरी उम्मीद है, जहां हम खड़े हैं ये यहीं से ही न्याय की आखिरी पहली किरण यहीं से फूटती है। देश की जनता को क्या कहेंगे जो कहीं ना कहीं उस मुलाकात के बाद थोड़े से आप भी कह रहे हैं कि हम तो अब हमारे बहुत सारे पिटिशन हैं, लग रहा है कि मन ही नहीं कर रहा है कि अब डालूं या ना डालूं, क्या सोचेगी जनता, क्या क्या कहेंगे? मैं आपके साथ में पूरे देश की जनता को बोलना चाहता हूं, जब मैंने 150 लोकसभा की पिटिशंस को हम लोगों ने फाइल किया, यह 12 जुलाई को यह मैटर लगा था, हम लोग सतना में थे, हमारे छोटे भाई की शादी थी, तो फिर भी उन्होंने मैटर को टेकअप किया ज़बरदस्ती तरीके से, जबकि मैंने बोला कि मुझे 2 दिन का टाइम दे दिया जाए। फिर उसके बाद भी उन्होंने सीधा सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि मिस्टर काउंसिल्स दैट गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी रनिंग, दैट गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी फॉर्म्ड, हाउ कैन आई इंटरप्ट दिस दैट। तो जब ये सारी चीज़ें आप बोल रहे हो, आप यह नहीं कहना चाहते हो कि हाँ सरकार गलत तरीके से बनी है, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से न कुछ मांगना चाहते हो, न कोई डिटेल्स लेना चाहते हो, न तो आप कोई इंक्वायरी सेटअप करना चाहते हो। हम लोग क्या कह रहे थे कि जितनी वोट पड़ी है उतनी की आप पर्ची को काउंट करा दीजिए, क्या दिक्कत क्या थी आपको? तो आप इन सारी चीज़ों को लेकर के और आप यह भी कह रहे हो कि अब इसका कोई मतलब नहीं है। तो मतलब जब चुनाव चल रहा था 23 या 24 अप्रैल को हम लोगों की 3 पिटीशन पड़ी थी, उसमें भी आपने इंटरेस्ट नहीं लिया। अब उसमें पर कहते हो कि नहीं ये मतलब पिटीशन नहीं ठीक है, आप कहते हो कि पिटीशन का सही टाइम नहीं है, तो हम लोग करें क्या? भारत देश की जनता खुद क्या पक्षपात पूर्ण हो रहा है सब? मैं ये तो नहीं कहना चाहता हूँ, पर ये जो मिलन लग रहा है जो उन्होंने मिला है उसके आधार पर यह शंका से स्पष्टतया एविडेंस के तौर पर दिखने लगी ये चीज़ें कि कहीं न कहीं भारत देश के जो न्याय की हित की मुद्दे हैं उस पर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चर्चा ये भी छिड़ गई है कि सीजेआई साहब का जो कार्यकाल है वो 2 महीने बचा है। कहीं ऐसा तो नहीं राजनीति में भी कूद जाएं? उसके बाद कई सारे जजों को हमने देखा जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, राज्यसभा जा चुके हैं। ये तो पूरे भारत देश को दिखता हुआ एक पूरी तरीके से एक उदाहरण है, सबके साथ लागू, ज़्यादातर लोगों के साथ लागू हुआ है। तो अब इनकी क्या मंशा है ये तो मैं नहीं जानता। ये और जो उनके साथ में साठगांठ होगी या बातचीत होगी वो तो आपस में कर रहे होंगे, वो हम उसमें नहीं बात करना चाहते। पर यह है क्योंकि हम जानते भी नहीं हैं उस चीज़ को, पर यह है कि बहुतायत तरीके से ऐसा भी जस्टिसों ने किया है। लोग कह रहे हैं कि सीजेआई साहब की मंशा पे सवाल खड़े करना एक बचकानी हरकत होगी, इसे कैसे देखेंगे?
जो कहते हैं उनसे पूछ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक आध दिन आ जाएं और बड़ी पिटीशन फाइल करें, उसके बाद पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। वास्तविकता से आदमी तब तक वाकिफ नहीं होता है जब तक उस दौर से गुजरता नहीं है। जब दौर में आप गुजरेंगे तो आपको सब चीज़ों का आभास हो जाएगा। क्या राजनीति भी यहाँ पर हावी है? वो हमेशा रहेगी और रही है, रहेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, बिना लाग लपेट के बातें करते हैं। और जो इन्होंने बातें कही हैं, क्योंकि इस सिस्टम में हैं और जाहिर तौर पर जो बातें कही हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इनकी बातों से कितने सहमत हुए, असहमत हुए, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।